नमस्कार, मैं वैद्या मोहिनी कुलकर्णी ताथोड़े, आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार मनस्विनी फाउंडेशन की तरफ से आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। कोई चाहता है कि हमारा आने वाला जो अपत्य है वो खूबसूरत हो और वो स्वास्थ्यपूर्ण हो। और जैसे कि हम 8 साल से इस गर्भ संस्कार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, माता-पिता कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, बट उनको सही रास्ता नहीं मिलता है। इसीलिए आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए उसी विषय में माहिर हमारे डॉक्टर हरीश पाटणकर सर हम सबको मार्गदर्शन करने वाले हैं। डॉक्टर हरीश सर के बारे में कुछ बातें करते हैं पहले। मैं बहुत अभिमान पूर्वक कहूंगी दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर हरीश सर। तो हरीश सर आयुर्वेदीय डॉक्टर है, भारत में पहले हेयर टेस्टिंग लैब के संस्थापक है, कायायुर्वेद, केशायुर्वेद, प्राचीन संहिता गुरुकुल के संस्थापक हैं और आरोग्य वर्धिनी चिकित्सालय पुणे यहाँ पे वो रेगुलर प्रैक्टिस भी करते हैं। भारत में और पूरे दुनिया में इनके 108 सेंटर्स हैं। तो आयुर्वेद को, आयुर्वेदीय जीवन शैली को पूरी दुनिया भर जाने का ये कार्य सर के हाथों से हो रहा है। सर के इन्हीं ज्ञान के कुछ अंश हम सबको मिल जाएंगे तो जरूर आगे आने वाले यशस्वी अपत्य निर्माण में हमें मदद होगी। सर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे आज। सबको लगता है कि सौंदर्य यानी कि बालों की खूबसूरती और सौंदर्य यानी कि त्वचा की खूबसूरती, आपको क्या लगता है, आयुर्वेद क्या कहता है कि खूबसूरती है क्या? हम किसे कहेंगे कि ये सौंदर्यपूर्ण है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और आपके जैसा सवाल पूछना मतलब सौंदर्य है। अगर सबसे कम लफ्ज में अगर ये बात स्पष्ट करनी है तो मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि दृष्टि और सृष्टि ये सबसे मूलभूत भेद है जो आयुर्वेद ने हमें दिया है। और जैसी आपकी दृष्टि होती है उस दृष्टि से आप इस सृष्टि को देखते हैं, तो जो भी प्राकृत है वो सौंदर्य है, वो सुंदर है। तो प्राकृत गर्भधारणा सौंदर्यपूर्ण है, प्राकृत महिला जो आप देखेंगे वो सौंदर्यवती है, कोई भी गर्भवती महिला सौंदर्यवती है, और उसका जो भी अपत्य आगे जाके उसका जो बालक आने वाला है, जैसे मराठी में भी हम कहते हैं कि आपला तो बाबा दुसऱ्याचं ते कार्टर। सो लाइक एवरीवन हैव इट्स ओन, उसका जो बेबी रहता है वो उसके लिए सौंदर्य होता है, वो कैसा भी हो। तो सौंदर्य की सबसे अहम परिभाषा अगर हम इस गर्भावक्रांति में देखेंगे या फिर इसमें देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ऐसा अपत्य निर्माण होना जो डिफॉर्मिटीज से विरहित हो, उसको कोई भी डिफॉर्मिटीज ना हो, तो जो भी है फिर वो प्राकृत है, और प्राकृत है तो वो सौंदर्य है, क्योंकि ये सृष्टि की रचना ही ऐसी है कि जो भी प्राकृत होता है वो सुंदर होता है, बस उसको देखने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो प्रकृति का निर्माण करना ही सौंदर्य है। सही कहा सर आपने, दृष्टि में सौंदर्य होना चाहिए। वैसे ही लोग पूछते हैं कि आहार का क्या संबंध है। अगर जैसे सासू माँ कहती है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, फिर घर में काफी तनाव भी होता है कभी कभी। तो आजकल की हमारी जो प्रेग्नेंट मदर्स है उनको लगता है कि इससे क्या होगा, आहार से क्या होगा। तो आप बताइए कि आहार का सच में त्वचा और केश के साथ संबंध है क्या, अगर है तो कैसे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसमें एक ग्रंथोक्त जो टिप्पणी है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ग्रंथ में क्या कहा है कि क्षीरस्यैव संतानिका। अब क्षीरस्यैव संतानिका का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे बहुत सी माताएं भगिनी हमारा आज का प्रोग्राम इस माध्यम से सुन रही है, तो मैं उनको एक थोड़ी सी आइडिया देना चाहता हूँ। आप आपके किचन में एक दूध भी आप परचेस करना चाहते हैं तो कितना सोच समझ कर आप परचेस करते हैं। आप गाय का दूध लाएंगे या भैंस का दूध लाएंगे, तो इस प्रकार से जो दूध और जिस कंपनी का दूध आप परचेस करेंगे उसके अनुसार उसके ऊपर एक देखो मलाई आती है। तो जैसा दूध होता है उस प्रकार उसके ऊपर एक मलाई आती है, जैसा दूध होता है उस प्रकार उसके ऊपर एक मलाई आती है। इसको कहते हैं क्षीरस्यैव संतानिका। तो ग्रंथ में भी यही बताया है कि जो आप आहार विहार करेंगे उस आहार विहार के तहत आपका एक स्किन फॉर्म बन जाता है। जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है, बस उसी प्रकार से तो देसी गाय का या जर्सी का दूध है, वो भैंस का है, पक्व है अपक्व है क्या है, तो उसको
बहुत सी चीजों का और इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे हम कहेंगे उसको पात्र संस्कार क्या है, दुष्य संस्कार क्या है, देश संस्कार क्या है, बल संस्कार क्या है, अग्नि संस्कार क्या है। तो इतनी बहुत सी चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर उस किचन में बैठे हमारे भगिनी को समझाना है तो दूध के ऊपर मलाई यूं ही नहीं आती, आपको गैस भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट करना पड़ता है, कितना देर आप उसको उबालेंगे वो तय करना पड़ता है, बीच बीच में फूंकर मारेंगे नहीं मारेंगे वो तय करना पड़ता है, उसको बाहर आने तक रुकेंगे या गाढ़ा बनने तक उसको उबालेंगे ये तय करना पड़ता है। तो जैसे आपको दही बनाना है, आपको आगे जाके उससे घी निकालना है, तो जिस क्वालिटी की मलाई आप बनाना चाहते हैं उस क्वालिटी का दूध आपको लाना पड़ता है, उसको उस क्वालिटी का अग्नि संस्कार आपको देना पड़ता है। बस इसी तरीके से आप इस विषय को समझो, जिस प्रकार का बालक आपको चाहिए तो उस प्रकार का आहार उस माता को, उस बच्ची को करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी आहार से परिणमन होने वाला है उसके बच्चे का त्वक और उसके बच्चे का केश। तो त्वक का सौंदर्य और केश का सौंदर्य पूरी तरह माता के आहार के ऊपर निर्भर है। तो वो किस प्रकार का आहार करती है वो बहुत ध्यान में रखना चाहिए, आपको किस प्रकार का बेबी आपको चाहिए इसलिए। जरूर सर। सो आहार यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का बनाने के लिए सबसे हम कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये आपने तो बताया। तो लेकिन आगे जाके और अगर हमें पूछना है तो उसमें आप, हाँ मुझे ध्यान में आ गया आपका क्वेश्चन क्या है। उसके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 ट्राइमेस्टर, जैसे हर एक गर्भिणी अवस्था में हम उसके 3 ट्राइमेस्टर्स के हिसाब से उसको देखा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो प्रथम 3 मास, मध्यम 3 मास और अंत के 3 मास, इस प्रकार से 3-3 महीने का अगर हम विभाजन करेंगे तो आपको एक छोटी सी मैं चुटकुला या कहानी आप कह सकते हैं, उसको इस प्रकार से थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सी अन्य जो डॉक्टर नहीं है ऐसी भगिनी भी हमें इस माध्यम से सुन रही है, तो उनके लिए भी आप मुझे बताइए, अगर ये भारत का हमारा एक नक्शा है और बॉर्डर पे मान लो कि युद्ध होने वाला है, और अगर युद्ध होने वाला है 9 महीने बाद या 6 महीने बाद वो युद्ध होने वाला है, तो आप अभी से क्या करेंगे? आप अभी से मिलिट्री में ज्वाइन होने के लिए फरमान निकालेंगे, बहुत से यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, फिर उनका हाइट वेट सब चेक करेंगे और उन सब लोगों को आप आपके इसमें अपॉइंट करेंगे, ताकि आगे जाके 6 महीने बाद 9 महीने बाद जब युद्ध का समय है तो उस समय आपके पास वो मिलिट्री होनी चाहिए, वो फोर्स होनी चाहिए, सही है ना? यही प्रकार होता है जब आप गर्भिणी बन गए, प्रथम मास में आपको पता चल गया, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका डिले हो गया और पता चल गया, आपने यूरिन टेस्ट करवा ली, आपको पता चल गया कि ये महिला अभी प्रेग्नेंट है, तो अभी उस माता ने, उस भगिनी ने क्या करना चाहिए कि अभी 9 महीने उसके शरीर में और एक जीव की वृद्धि होने वाली है, वो वृद्धि धीरे धीरे बढ़ती चली जाने वाली है, तो उसके पेट का आकार भी जो है वो भी बढ़ता चला जाने वाला है। इसका मतलब उसकी त्वचा जो है वो बढ़ने वाली है। इसलिए मैंने हमारे कंट्री का एग्जांपल दिया, इसका मतलब कंट्री के बाउंड्रीज जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो कंट्री के बाउंड्रीज बढ़ने वाले हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा मिलिट्री फोर्स आपको पहले ही रखना पड़ेगा ना। अगर रखेंगे तो वहां पे स्ट्राइशन मार्क्स नहीं आएंगे, जिसको गर्भिणी किकविस कहते हैं, वो नहीं आएंगे। इसलिए आपको पहले ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में उसको घी, उसके बाद दूध, मतलब ये सब जिसको हम चिकनाई वाला स्नेह युक्त आहार कहते हैं, उस आहार का सेवन उसने सबसे ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसी आहार से उसकी जो चमड़ी है, उसकी जो त्वक है, उसकी जो स्किन है, उसमें स्ट्रेचेबिलिटी आने वाली है, और वो कितना भी स्ट्रेच हो जाए 9 महीने में उसके ऊपर कोई मार्क नहीं आएगा, वो इजीली स्ट्रेच हो पाएगा। उसका जो पैसेज है वो भी ऑयलिंग होने के कारण वहां से बेबी भी पास हो पाएगा अच्छे से, और उसको प्राकृत प्रसव भी मिलेगा। इसलिए आदरणीय सुश्रुताचार्य जी ने भी पहले 3 महीने में सबसे ज्यादा गर्भिणी को स्निग्ध द्रव्यों का आहार करने को बताया है, जिसमें दुग्ध वर्गीय सर्व पदार्थ तथा घृत का सेवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और प्रति मास के अनुसार प्रथम मास, द्वितीय मास, तृतीय मास, चतुर्थ मास, पंचम मास, षष्ठ, सप्तम, अष्ट, नवम, इस प्रकार से हर एक में गर्भ के एक एक अंगावयव की वृद्धि होती है। ओके, जैसे प्रथम मासे कललम जायते, द्वितीय सिंघाणकम आख्यम, फिर तृतीय, चतुर्थ में वो दो रुदिनी बन जाते हैं, पंचम में मन की वृद्धि हो जाती है, षष्टम में बुद्धि का निर्माण हो जाता है। तो उसके हर एक बेबी के अंग और प्रत्यंग का ध्यान में रख के कुछ आयुर्वेदीय क्षीरपाक दिए हैं, कुछ काढ़े दिए हैं। वो आप किसी भी आपके नजदीक के वैद्य के पास जाके उनसे सलाह लेके उन क्षीरपाकों का आप ने सेवन करना चाहिए। वो सेवन आप करेंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर 1 से लेकर 90 महीने तक हर एक मास का जो शतावरी कल्प मिलता है जिससे सिद्ध किया हुआ, हर एक मास का जो औषधि द्रव्य से सिद्ध किया हुआ क्षीरपाक है, वो आहार में जैसे मैंने आपको बताया दूध, घी और उसके साथ अन्य फल आहार का सेवन आपको ज्यादा करना है। जैसे आधुनिक की परिभाषा में फॉलिक एसिड और कैल्शियम शुरू करते हैं उसको जैसे ही वो प्रेग्नेंट रह जाते हैं, उस प्रकार से आयुर्वेदीय मात्रा में जैसे आप देखेंगे कि नारिकेल का पानी है, नारिकेल का सेवन है, दूध का सेवन है, ये सभी चीजें आपके शरीर के अंदर की कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने वाले हैं। और सभी ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनका सेवन आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें करना है। उसको एक क्या करेंगे हम कि अपने नजदीक के वैद्य के पास जाके उन्होंने एक चार्ट ही बनाना चाहिए अपने प्रकृति के हिसाब से, मेरी प्रकृति क्या है और मैंने गर्भावस्था काल में क्या क्या खाना चाहिए। वात, पित्त और कफ प्रकृति के अनुसार उन्होंने अपना एक डाइट चार्ट अपने नजदीक के वैद्य के हाथ से बना के लेना चाहिए। Yes, thank you so much, sir, for this elaborative answer. Actually यही होता है, जैसे कि कोई बुक पढ़ते हैं, जैसे कि कोई बातें सुनते हैं यूट्यूब चैनल पे और फिर मन में कई सवाल आ जाते हैं कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना तो चाहिए। आपने काफी हद तक कह दिया है कि अगर माँ खुद के न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंप्लीट करेगी तभी जाके वो आने वाले गर्भ की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंप्लीट कर पाएगी। और अगर शरीर का सही तरीके से पोषण होगा तो डेफिनेटली केश और त्वचा दोनों भी सुंदर रहेंगे, माँ के भी और आने वाले अपत्य के भी। और जैसे कि सर ने बताया कि प्रकृति के हिसाब से डाइट लेना चाहिए। अभी आपने बताया तो मैं थोड़ा सा एकदम एक केस मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी शेयर कर लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। वो एक कपल मेरे पास आया था, उनको उनको बेबी को उनको ज्यादा सौंदर्य करना था। ओके, तो चतुर्थ मास में बहुत बार ये होता है कि वो दवाई देना पड़ता है। आयुर्वेद में गर्भ का वर्ण जो है वो चतुर्थ मास और पंचम मास में किस प्रकार से उसकी त्वचा बनने के बाद खुल जाता है इसका वर्णन है, और उसके हिसाब से आप कुछ दवाइयां देंगे तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा फायदा हो जाता है उसका कलर इंप्रूव होने के लिए। ओके, तो आप ऐसे क्लेम तो नहीं कर सकते कि मैं आपको कलर इंप्रूव करके दूंगा ही, लेकिन जितना आप ग्रंथोक्त काम करेंगे उतना अच्छा वहां पे देखने को मिलता है। तो जब उनका बेबी डिलीवरी हो गया, बेबी आ गया, तो माँ और पिताजी दोनों से इतना वो सफेद मतलब गौर वर्ण का था कि वो दोनों भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना अच्छा कैसे। और गौर वर्ण ही आना चाहिए ऐसे कुछ नहीं है, शाह वर्ण, कृष्ण वर्ण भी अच्छा है, बस उसके ऊपर तेज होना चाहिए, जो भी प्राकृत तेज है। जैसे अफ्रीका में बच्चा पैदा होता है तो नेसेसरी नहीं कि वो गौर वर्ण का ही होना चाहिए, वो कृष्ण वर्ण का भी होगा तो भी उसके ऊपर एक प्राकृत तेज होना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये तेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो त्वक के ऊपर आना चाहिए। जैसे हमने कहा अभी क्षीरसेव संतानिका, जिस प्रकार का दूध होगा उस प्रकार की उसके ऊपर मलाई आएगी। तो उसी प्रकार से वो चाइना का बेबी होगा तो चाइना की स्किन आएगी, जापान का होगा तो जापान की स्किन आएगी, वो अफ्रीकन होगा तो अफ्रीकन स्किन आएगी, इंडिया पे इंडियन होगा तो इंडियन आएगी, केरला में केरलियन आएगी, और ऊपर कन्ना जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो वो कश्मीर की कली भी बन सकती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन से देश में है, कौन से देश में है, आप आहार विहार आप क्या कर रहे हैं। ये एक महाराष्ट्र का कपल था, उनको किसी ने तो बताया कि दूध में केसर डाल के पियो तो आपका बेबी गौर वर्ण का होगा, और वो बहुत सदन फैमिली से थे, तो उन्होंने इतना केसर डाला कि दोनों गौर वर्ण के थे, माताजी और पिताजी, और उनका बेबी एकदम काला हो गया। अति उष्ण सेवन हो गया
मात्रा में आपने कैटलिस्ट है जो कलर को डेवलप कर रहा है उसको आपने, जैसे अभी हम कोरोना में देख रहे हैं, हाइपर इम्यूनिटी इज ऑल्सो डिस्टर्ब करती है और लोअर इम्यूनिटी ऑल्सो डिसीज को आमंत्रित करती है। तो गौर करने के लिए ज्यादा ट्रिगर करना भी हानिकारक हो सकता है। और हम दोनों थे गोरे फिर काला क्यों प्रिंट आउट, ऐसा उनके दिमाग में आ सकता है कि इतना कलर चेंज कैसे हो गया। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये सच में घटित हुआ किस्सा है मेरे क्लिनिक में। दोनों पति पत्नी बहुत थे, किसी ने तो उनको बताया कि केसर खाओ दूध के साथ तो गौर वर्ण का बालक हो जाएगा, और उन्होंने इतना केसर डाला कि ये दोनों माता पिता गौर वर्ण के होने के बावजूद भी बच्चा कृष्ण वर्ण का या फिर शाव वर्ण का हो गया। तो ये चीजें इसलिए हमने देखनी चाहिए। तो आयुर्वेद का रूल ही है अति सर्वत्र वर्जय, ज्यादा नहीं होना चाहिए। सही कहा सर आपने। इसी से रिलेटेड एक सवाल है जो अक्सर सारे कपल्स ओपीडी में पूछते हैं, नेट की केश या त्वचा क्या ये दोनों आनुवंशिक है, जैसे कि कर्ली हेयर है या फिर गौर वर्ण है। तो लोग ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि मुझे बहुत कर्ली हेयर पसंद है मैडम, लेकिन हम दोनों के भी बाल सीधे हैं, या हम दोनों के ब्राउन हैं और हम चाहते कि हमारे बेटे के या बेटे के बाल काले हो। तो इस पर आनुवंशिकता का कितना हम कहेंगे कि परसेंटेज है, और कितना हम आहार विहार या औषधियों से इन पर काम कर सकते हैं? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें जेनेटिक कोडिंग ये वर्ड आप सब लोगों ने सुना होगा। तो एक जीनोम फॉर्म होता है हमारा, हर एक का माता पिता का एक जेनेटिक कोडिंग भी होता है, और उसके हिसाब से इसलिए देखो जब बेबी पैदा होता है तो हम कहते हैं कि ये माँ पे गया है, ये पिताजी पे गया है, इसका नाक मम्मी जैसा है, इसके कान पिताजी जैसे है, ये पितृमुखी है, ये मातृमुखी है। हाँ, कुछ तो ऐसे कहते हैं कि पिताजी के मुख से ही आई है। मतलब हमारे यहाँ उसको वर्णन करने की इतनी वैविध्यपूर्ण शब्द संग्रह दिया जाता है कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उससे हमें क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि आनुवंशिकता इसमें होती है, चाहे आप उसको जेनेटिकली काउंट करो या फिर उसको आप ट्रेडिशनली देखो, अनुवंशिकता तो उसमें आती ही है। तो फिर अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इस अनुवंशिकता को हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, या कुछ जीनोम कोडिंग में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या। तो ज्यादा तो चेंजेस आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि दुष्य देश बल काल वय प्रकृति अनल सत्व साथ में आहार और अवस्था, इतने चीजों के ऊपर ये डिपेंड होता है। एकादशविध भाव इसमें होते हैं और इन एकादशविध भावों के ऊपर ये डिपेंड है। तो आप अफ्रीकन लेडी को एकदम कन्याकुमारी का या जम्मू कश्मीर वाली कश्मीर की कली बनाना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो अफ्रीकन में ही उसका टेक्सचर कैसे अच्छा हो, उसका त्वक का वर्ण और कैसे सतेज हो, ये आप कर सकते हैं। मतलब अगर 10 अफ्रीकन बेबीज आप साथ में रखेंगे और 9 के ऊपर आप गर्भ संस्कार नहीं करेंगे और 1 के ऊपर गर्भ संस्कार करेंगे, तो आपको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि ये गर्भ संस्कार किया हुआ बेबी है उसी अफ्रीकन स्किन में। वाई? बिकॉज इसको आपने एडिशनल न्यूट्रिशन दिया है, एडिशनल थॉट उसको दिए हैं, आहारात्मक बदल विहारात्मक बदल जो भी गर्भिणी के आपने करवा के लिए है, उसके कारण उस बेबी के ऊपर जो तेज आया हुआ है वो तेज रिफ्लेक्ट होता है। वो त्वक का तेज आता है, वो केश का त्वक आता है, वो उसके बुद्धि का तेज आता है, और इन सभी से उस बालक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये गर्भ संस्कार किया हुआ बालक है और ये गर्भ संस्कार नहीं किया हुआ बालक है। तो जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का फिर सिंगल लाइन आंसर देता हूं। अनुवंशिकता होती है या नहीं होती है? डेफिनेटली होती है। केवल माता पिता की अनुवंशिकता होती नहीं, दुष्य की होती है, देश की होती है, काल की होती है, ऋतु की होती है। अभी जो मैंने एकादशविध भाव बताए, इन हर एक चीज की होती है। इसलिए कुछ कपल आपने ऐसे भी देखे होंगे जो इंडिया में रहते थे, कुछ दिनों बाद वो यूएसए में शिफ्ट हो गए और वहां पे उनको बेबी हो गया, तो उनके बेबी में थोड़े से अमेरिकन कल्चर भी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है और उसका का वीजा और पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये जैसे होता है दुष्य के रिलेटेड होता है, देश के रिलेटेड होता है, वही क्योंकि
वो काल का भी एक संस्कार है ना, देश का भी एक संस्कार है। इसलिए इतना चेंज नहीं कर सकते कि अफ्रीकन बेबी को कश्मीर की कली बनाया जाए, लेकिन इतना चेंज जरूर कर सकते हैं कि गर्भ संस्कार किए हुए बालक और गर्भ संस्कार नहीं किए हुए बालक, इसमें आप 100% डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने कहा कि आनुवंशिकता का रोल है और थोड़ा बहुत हम उसमें फर्क जरूर ला सकते हैं। तो ये जो फर्क लाने की क्रिया है, जिसे हम शायद बीजशुद्धि संस्कार कहेंगे, तो हाँ, इसका आयुर्वेद में जो वर्णन किया हुआ है, क्योंकि आज भावी माता पिता भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो भावी माता पिता प्रेगनेंसी पूर्व कैसे इन चीजों पर काम करें, कितने दिन पहले उनको काम शुरू करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, औषधि या पंचकर्म या फिर आहार विहार, इनका नियोजन कैसे करना चाहिए? पहले तो माता होने की अभिलाषा उनमें जागृत होनी चाहिए। आज उनका जो आईटी में बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनका मंथली और ईयरली पैकेज इतना बड़ा होता है कि वो ऐसे बात करते हैं कि उसमें क्या हम आईवीएफ कर देंगे, हम बेबी अडॉप्ट कर देंगे, हम इधर से लाएंगे, हम उधर से लाएंगे। मतलब ये संकल्पना ही उनके दिमाग से अभी अलग हो गई है। तो उसको पहले वो भाव, मातृत्व का भी एक भाव होता है, वो पहले उनमें आना चाहिए कि हाँ मुझे माता बनना है। हर एक स्त्री को अगर भगवान ने कोई ऑर्गन अलग दिया है तो वो है गर्भाशय, और उस केवल गर्भाशय के कारण ही उसको स्त्रीत्व आ जाता है। पुरुष और स्त्री में अगर कोई मूलभूत भेद रहेगा तो वो इस अवयव से भेद है, और गर्भाशय स्त्री में है। इसका जो ज्ञान है वो जब 7वीं 8वीं कक्षा की होती है और उसको प्रथम रजस्राव जब होता है, उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जब शुरू होती है, तब वो शुरू होता है। तो कुदरत के हिसाब से या प्रकृति के हिसाब से देखें हम, तो जब वो रजस वाला बन गई, जब उसको प्रथम आर्तव दर्शन हो गया, उसी समय से वो माता बनने के लिए सक्षम है। और आजकल क्या हो गया है कि अलग अलग एम्बिशन है, करियर के एम्बिशन है, जॉब के एम्बिशन है, तो कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो इन सब अचीवमेंट के तहत उसके ऊपर ध्यान देने के कारण अप टू द एज ऑफ 30, कभी कभी 35, आजकल तो 40 इयर्स एज होने तक उसको माता बनने का सपना ही आता नहीं है। उसको सपने उसके गोल के और उसके बाकी की चीजों के ही आते हैं, उसको मातृत्व का सपना ही आता नहीं है। और जैसा कि ग्रंथ में कहा है, दृष्टम श्रुतानुभूतम च प्रार्थितम कल्पितम तथा, इस प्रकार से आपको सपना क्या आता है वो बहुत मायने करता है कि आपका बेबी कैसे होगा। आप तो जो भी यहाँ माता भगिनी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्होंने पहले ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे ही आप डिले करेंगे आपकी प्रेगनेंसी को, प्राकृत वय जो है उससे ज्यादा आप जितना डिले करेंगे, आप आपकी लाइफ के हर एक प्रोसेस को डिले कर रहे हैं, और आगे आने वाली एक पीढ़ी के ऊपर आपके एम्बिशंस के कारण जो दोष आने वाले हैं वो उस पीढ़ी में आने वाले हैं। ये आप कभी भी मत भूलिएगा। ये बहुत आदर पूर्वक भी, और एक तब इस क्षेत्र में कार्य करने के बाद जितनी बहुत सी चीजें देखे हैं, वो लिए भी मैं आपको एक विनती मात्र ये चीज बता रहा हूं। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हर बार आजकल लिव एंड रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, ये जो भाभी माताएं हैं, ये शादी हो जाती है कभी 35 तक ये फैमिली प्लानिंग करते हैं, मतलब 5 साल ये संभोग करेंगे, 5 साल आनंद लेंगे, लेकिन हर एक पीरियड के समय ये इनके दिमाग में आएगा कि इस बार मुझे मेंस्ट्रुअल फ्लो आना चाहिए, इस बार प्रेगनेंसी नहीं रहनी चाहिए। तो वो हमेशा उस गर्भाशय को एक ही मैसेज दे रहे हैं, जब से उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो गया तब से, कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और पूरा इनका पूरा फैमिली प्लानिंग खत्म होने के बाद उनको लगता है कि अभी मुझे झट से प्रेगनेंसी चाहिए। तो ऐसे कोई ये मशीन नहीं है कि आपने झट से तय किया और कल आप प्रेग्नेंट हो गई। इसको बहुत गर्भ की भी एक स्मृति होती है, गर्भाशय की भी एक स्मृति होती है, और आप गर्भाशय को अगेन एंड अगेन क्या मैसेज भेज रहे हैं, जिसको मॉडर्न साइंस में पिट्यूटरी एंडोमेट्रियम का एक एक्सिस बोला जाता है। वो जो एक्सिस है, यस,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप आपके दिमाग से उसके ऊपर क्या संस्कार कर रहे हैं वो ज्यादा मायने रखना है। तो इसको थोड़ा मैंने ज्यादा इसलिए बताया कि ये आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसको पहले मातृत्व के सब जो स्वप्न है वो आने चाहिए, माता बनने की अभिलाषा उसमें निर्माण होनी चाहिए, फिर तो इजी है। एक बार उसको लगा कि मुझे माता बनना है, तो आपने देखा है कि उत्तम बीजा पोटी फल रसा गोमटी जैसे कहा है मराठी में, तो बीज अच्छा रहेगा तो अपने आप वो पेड़ अच्छा बनेगा, उसके फल अच्छे आएंगे। तो उसी प्रकार से उसने गर्भ संस्कार के जो बीज संस्कार है वो पहले करने चाहिए। इसलिए अगर मेल और फीमेल दोनों ने करने चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा ऐसा कल वही पूछने वाली थी सर कि हाँ, बीइंग मदर आल्सो एंड बीइंग अ yes, आयुर्वेदिक वैद्य आल्सो पिता दोनों की ने करना मानसिकता चाहिए। कितनी मायने करती है। यस यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ने करना चाहिए। और दोनों को लगना चाहिए कि मुझे भी एक सक्षम पिता बनना है, मुझे सक्षम माता बनना है। वो फीलिंग्स उनमें आने चाहिए। उस फीलिंग्स के साथ जो शरीर की शुद्धि है, जैसे कम से कम 3 महीने एब्स्टिनेंस का, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये पुरुष ने करना चाहिए। शुक्रवर्धक औषधियां लेना, उसके बाद शुक्र की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ग्रोथ हो जाए इस प्रकार की औषधियां लेना। वमन और विरेचन से शरीर की शुद्धि करना। शुक्र में जो अलग अलग प्रकार के दोष आ जाते हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से उसका परीक्षण करके वो दोषों का निर्हरण करने की चिकित्सा लेना। ये सब करके स्ट्रेस फ्री रहना। और वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, ये पंचकर्मों का पुरुष ने भी सभी पंचकर्मों को करके खुद का शरीर एक सक्षम बनाना चाहिए। उसका बीज उसने गुड क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का बनाना चाहिए। फिर स्त्री ने भी पहले तो उसका जो मासिक धर्म है वो प्राकृत है कि नहीं वो देखना चाहिए। क्योंकि एक मासिक उसको मासिक बोलते हैं, मतलब वो मंथ टू मंथ आती है ना, इसलिए उसको मंथली भी बोलते हैं। तो ये मंथली है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पर साइकिल है, वो पर मंथ आनी चाहिए। ये जो मंथ होते हैं ना वो 3 प्रकार से गिने जाते हैं। एक होता है सूर्य मास, दूसरा होता है चंद्र मास और तीसरा होता है रजो मास। तो आपका जो रजो मास है वो चंद्र मास के साथ होना चाहिए। वो सूर्य मास के साथ आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी बहुत डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि आपका जो रजो मास है वो नियमित है कि नहीं है। बहुत महिलाओं को वो जल्दी होता है, बहुत महिलाओं को वो विलंब से होता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मंथली है, मंथ टू मंथ आनी चाहिए। और आके गई ये पता भी नहीं होना चाहिए। रजसा शुद्धते नारी नदी वेगे न शुद्धति, ऐसा ग्रंथ वचन है। जैसे कोई भी नदी को जो प्रवाह आता है उसके कारण नदी की स्वच्छता होती है, उसी प्रकार स्त्री को जो रजस्वला आ जाती है उससे स्त्री की शुद्धि होती है। वो प्राकृत होनी चाहिए, मंथ टू मंथ होनी चाहिए। वो पर्स में मेफ्टाल पास लेके नहीं चलेगा। और कोई भी आजकल जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं सैनिटरी पैड्स के कि ये लगाओ और आप पर्वत चढ़ सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, ये संकल्पना आयुर्वेदीय संकल्पनाएं नहीं है। उसकी जो संकल्पना है उसने क्यों रेस्ट लेनी चाहिए, वो 4 डेज उसने रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि उसके शरीर से रक्त का स्राव होने वाला है। अगर एक स्त्री 1 महीने में मिनिमम 4 या मैक्सिमम 5 डेज का रेस्ट लेती है, और अगर आप इसको काउंट करते हैं तो एक साल में 12 into 5 मतलब 60 डेज उसको रेस्ट मिलती है। 60 डेज रेस्ट मतलब 2 मंथ्स की रेस्ट। एक साल में 2 महीने उस भगिनी को हमारे रेस्ट मिल गई। अगर उसको उसके लाइफ में 40 इयर्स भी वो रजस वाला है, पीरियड्स उसके जा रहे हैं, तो 40 इयर्स इंटू 2 आप कैलकुलेट करो, उसको 80 मंथ की रेस्ट मिल गई। 80 मंथ मींस 80 डिवाइडेड बाय 12 आप करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स उसने रेस्ट किए है उसकी लाइफ में। तो वो रेस्ट बहुत जरूरी है। आपको लगेगा कि मैं दौड़ूंगी 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 और मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद रेस्ट करूंगी, ऐसा नहीं चलता। आप आपके 4 व्हीलर 2 व्हीलर को टाइम टू टाइम उसका सर्विसिंग, टाइम टू टाइम उसको रेस्ट देना जैसे जरूरी है, उसी प्रकार मंथ टू मंथ 5 डेज का रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रेस्ट आपने अच्छा लेना है। मंथली पीरियड्स आपके रेगुलर होने चाहिए। उसके लिए आपने बीज संस्कार करने हैं। आपके पीरियड्स अगर डिले होते हैं, जल्दी आते हैं, या फिर उससे गुस्तिया जाना मतलब क्लॉट्स अगर उससे जाते हैं,
पेट दर्द होता है, आपको चक्कर आती है, दौर्बल्य आता है, या फिर आपको पीरियड्स के प्रॉब्लम के कारण हेयर फॉल होता है, स्किन टैनिंग होती है, कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, तो समझ लेना कि ये आपकी वजह की दृष्टि है और आपने वैद्य की सलाह लेके पहले इसको ठीक करना चाहिए बिफोर गोइंग टू गर्भ संस्कार। सो गर्भ संस्कार को जाने से पहले आपने बीज संस्कार अच्छे करने हैं। पहले खुद को स्त्री बनाना है इन सिंपल फॉर्मेट। स्त्री का स्त्रीत्व उसके गर्भाशय में है और गर्भाशय जितना प्राकृत उतना वो स्त्री प्राकृत। तो आपको पहले स्त्री बनना है और स्त्री बनेंगे तो आप माता बनने को सक्षम होगे। जैसे शादी करते वक्त लिखते हैं ना, ची सौ का मतलब चिरंजीव सौभाग्यवती कांति, अभी इसको सौभाग्य की कांति। तो अभी इस ची सौ का रूपांतर किस में हो गया? ची गौ का मतलब अभी चिरंजीवी है और वो गर्भिणी कांक्षिणी है अभी। ओके, तो अभी उसको गर्भ धारना है, उसको गर्भिणी कांक्षिणी बन गई है, तो उसने अभी उसके लिए जो जो करना है वो बीज संस्कार उसने कंप्लीट करने चाहिए। सच में सर ने जैसे कहा, बहुत ही सुंदर सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि सबसे पहले बच्चे को जन्म देने से पहले आपके विचारों में बच्चे का जन्म होना चाहिए। ये बहुत सही कहा। और सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, modern endocrinology also says the same thing, even the psychiatry also says the same thing, that the hypopituitary axis have the role with the mind manipulation। जैसे भावनिकता से उसका बहुत संबंध है, जैसे सर ने कहा। तो भावी माता पिता को सिर्फ हेल्दी फूड नहीं, अभी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, शुरू किए बादाम, दूध, अश्वगंधा पढ़ के शुरू कर देते, तो दैट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट। तो उसके साथ ही आहार विहार औषधि पंचकर्म इन सब का एक साथ विनियोग करना होगा, तभी जाके हम सक्षम माता पिता बन पाएंगे। जैसे कि सर ने ये भी कहा कि रिचुअल्स है हमारे, जैसे कि रजस्वला को 4 डेज के लिए रेस्ट भी देना है, तो रजस्वला परिचर्या भी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमारे सभी होने वाले माता पिता को, और जिनके बच्ची या प्यूबर्टी एज में है, वो मेंसेस की तरफ देखने का जो नजरिया है वो भी उसी प्रकार होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में तो गोद भराई के रस्म के जैसा सेलिब्रेट करते हैं। सो द गर्ल अंडरस्टैंड्स दैट दिस रिचुअल इज फॉर मातृत्व के तरफ जाने वाला एक रास्ता है, और वो खुशी उसके चेहरे पर भी दिखती है। और यहाँ पे फर्स्ट्रेटिंग मोड पर चले जाते हैं सारे मेरे टीनेजर्स। तो उन सभी माता पिताओं को भी विनती है, जैसे सर ने कहा, कि इस रिचुअल के साथ में इस भावना के विचारों का बीजारोपण भी आपको करना चाहिए। यानी कि भावी माता पिता के विचारों का बीजारोपण कब से करना है? टीन एज से करना है। और इमीडिएट माता पिता बनना चाहते हैं, वो कम से कम 6 महीने पहले से ही अपने आहार विहार पर ध्यान दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मिनिमम 1 साल 3 ऋतु होने चाहिए। हाँ, मिनिमम 1 साल, क्योंकि हर एक एक पंचकर्म होगा। सही बात। वमन के लिए एक ऋतु चाहिए, एक ऋतु चाहिए, बस्ती के लिए एक ऋतु चाहिए, हर एक ऋतु के हिसाब से उसका पंचकर्म होगा। तो मिनिमम 1 साल का तो प्री प्लानिंग चाहिए, जिसको अच्छा गर्भ संस्कार कंप्लीट करना है। और प्रेगनेंसी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, वो प्री प्लान होनी चाहिए। ओके, बहुत से लोगों को एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है और फिर आते क्या क्या करें पूछने के लिए, क्या गर्भ संस्कार करें। तो ये अपने शरीर का आप भावी पीढ़ी बना रहे हैं, तो कितना सोच समझ के हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्लानिंग है। आप सब कुछ प्लानिंग करते हो और जिसके लिए आप सब कुछ इतना लाइफ में कर रहे हैं उसके बारे में ही सोचते नहीं है, तो ये गलत है। तो ये सोचना जो है वो केवल शादी होने के बाद मेरा बच्चा ऐसा चाहिए, ये भी सोच गलत है मेरे हिसाब से। तो आपको पहले खुद को एक उत्तम नागरिक बनना है, और वो जो रिफ्लेक्शन है वो भी आपके नेक्स्ट पीढ़ी में आना चाहिए। इस प्रकार का आपको कर्तृत्व शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी आपको एक उसकी मिसाल बनाना है। तो आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा है। लेकिन जैसे मैंने अभी इंटरप्ट आपको इसलिए किया कि मिनिमम 1 साल का तो प्लानिंग उसमें भी चाहिए डेफिनेटली सर। और जैसे आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा, तो मुझे एक बात याद आई, तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। few patients are afraid of the charges of the पंचकर्मा। तो इन्वेस्टमेंट आपने शब्द यूज किया, इसलिए मुझे ये भावी माता पिताओं को बताना हमेशा जरूरी पड़ते, मेरे पेशेंट को भी मैं बताती हूँ।
whenever you buy the costume for your marriage, आप जब भी शादी का जोड़ा खरीदते हो, कितने रुपए का खरीदते हो? गरीब से गरीब 5,000 का खरीदता है, और अमीरों का तो सवाल ही नहीं, लाखों रुपए के कॉस्ट्यूम्स वो शादी के लिए पहनते हैं, और वो कितने बार पहनते हैं? इन होल लाइफ दे वेयर ओनली फॉर द 2 to 3 टाइम्स। पहली दिवाली, पहली एनिवर्सरी, उसके बाद उन कॉस्ट्यूम्स को कोई देखता भी नहीं है, और वो कॉस्ट्यूम बाद में फिट होता भी नहीं है। जो बच्चा आपके नजर के सामने आपके वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धिमान मानव को, जाति को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी दुनिया के लिए मानवता की मिसाल बना रहा है, उसके लिए इतना क्यों सोचते हैं? इस पर कृपया आप गौर करें। सही पर मैंने मेरा ये विचार यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे बताया। और ये कंपेरेटिवली ना, ये आयुर्वेद बहुत सस्ता है ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि मेरे एक पेशेंट है, उनको बहुत बताया था कि इस प्रकार से गर्भ संस्कार करने हैं अपने, लेकिन वो लेडी बहुत ही सुकुमार थी, नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगी, मैं क्षीरपाक नहीं खा सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ऐसा वैसा कह के वो केवल फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट ही लेती रही, क्योंकि वो इजी जाता है, और ये बाकी की कोई भी चीजें आयुर्वेदीय चीजें उसने की भी नहीं। तो दुर्भाग्य से क्या हो गया कि 7वें 8वें महीने में जैसे अष्टमे अस्थिरी भवती ओजा आता है, तो प्लेसेंटल एब्रप्शन के केस होते हैं, उस प्रकार से 7वें महीने में थोड़ा सा 7.5 मंथ होने के बाद उसको पेट में एकदम सा जोर से दर्द हो गया और प्लेसेंटल एब्रप्शन उसका हो गया, उसके लक्षण दिखने को लग गए, तो उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, फिर उसके इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा, इमरजेंसी बेबी को आउट निकालना पड़ा, ब्लीडिंग ज्यादा हुआ तो हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ी, तो बेबी भी मैच्योर होने के कारण अब उसके ऊपर 5-6 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा उसको सेव करने में हो गया, और मदर की भी अभी इतने जल्दी हिस्टेरेक्टोमी हो गई, तो पूरा लाइफ फिर अभी एक क्वेश्चन मार्क में है, संदिग्ध में आ जाता है, फिर से आप मां नहीं बन पाएंगे इस प्रकार से। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम गौर से देखेंगे, तो ये जो खर्चा है, जो प्लानिंग नहीं करता है और एक्सीडेंटली जिसका बर्थ होता है ना, तो एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी ऑलवेज लीड्स टू द एक्सीडेंटल डिलीवरी आल्सो। ओके, उनका हर एक चीज एक्सीडेंटली शुरू होता है, और एक्सीडेंटल चीजों को हमेशा ज्यादा खर्चा आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्राणी बनो, आप जितना हो सके उतना नैसर्गिक बनो, प्राकृत बनो, सब चीजों को अच्छे से प्री प्लान करके करो, तो वो प्राकृत प्रसव भी हो जाएगा, प्राकृत गर्भधारणा भी हो जाएगी, प्राकृत बेबी भी आ जाएगा, और इन सब चीजों को प्राप्त करते समय कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। और जैसे आपने कहा, शादी में 2 रुपए खर्चा कम किया तो भी चलेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो हमने या फिर आपने एक अच्छे आइडिया भी दे दिए यहाँ पे, जब पंचकर्म करना है ना, तो शादी का सूट बेच डालो क्योंकि वो बैठने भी वाला नहीं है, उसका हाफ ऑफ द प्राइस भी आ गया ना, तो भी उसमें पंचकर्म पूरा हो सकता है। डेफिनेटली। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर, यही सब कहते हैं, चाहे वो मॉडर्न साइंस हो या आयुर्वेद। तो हम सभी को उस पर गौर करना चाहिए। और एक सवाल है सर यहाँ पे जो लोग पूछते हैं, जैसे कि स्नेहल मैम की मुझे आज याद आई, क्योंकि स्नेहल मैम नेत्र रोग तज्ञ हैं, आयुर्वेदीय नेत्र रोग तज्ञ। तो आंखों के सौंदर्य के लिए क्या करना चाहिए माता ने गर्भिणी अवस्था में? तो कोई कहता है मुझे ऐसी आंखें चाहिए, बड़ी चाहिए, मेरी छोटी है, हमारे घर में किसी की भूरी नहीं है, ऐसी नहीं है। तो एक थोड़ा सा अगर उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन कर पाए। हंसी मजाक में बोलो या ग्रंथोक्त बताओ, ये क्वेश्चन अभी आपने स्नेहल मैडम का नाम लिया इसलिए सामने आ गया। तो मैं तो जब मेरे क्लिनिक में बोर हो जाता हूँ तो मैं उनके क्लिनिक में जाके बैठता हूँ। क्यों बैठता हूँ? क्योंकि वो आंखों की डॉक्टर है, और कम से कम वहां पे तो वो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखती है 5 मिनट। तो आपके बेबी की आंखें आपके पत्नी के समान, पति के समान, या फिर आपने जो डिजायर है उसके समान चाहिए, तो उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये एक मनोवह संस्कार भी है जो बेबी के ऊपर जाने वाला है। दिस इज द फर्स्ट थिंग।
सेकंड थिंग, ये करके भी आप उतना डिजायर्ड नहीं ला पाओगे, क्योंकि ये आंखों का वर्ग नहीं है, बहुत ही ज्यादा जेनेटिकली स्ट्रक्चर्ड है। ओके, इसलिए हम देखते हैं कि अंग्रेजों की आंखें एक अलग प्रकार की होती है, और बहुत से आंखों के जो टिंचर होते हैं वो सब सहने रखते हैं। सुश्रुत जी का शायरिस्तान का वचन मुझे याद यहाँ पे आ रहा है, दृष्टिश्च रोमकूपश्च न वर्धन्ते कदाचन। सुश्रुत जी ने ग्रंथ में इतना अच्छा बताया है कि हमारी दृष्टि और रोमकूप जो होते हैं वो कभी भी बढ़ते नहीं है, वो फिक्स होते हैं, वो हमारी एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं। और इसीलिए आधार कार्ड भी आ गया, आधार कार्ड में आपका आइरिस और थंब इंप्रेशन, ये दोनों ही चीजें ली जाती है, ताकि तो बेबी की आंखें मतलब बेबी आपका आधार कार्ड है, ये बेबी आपका ही है कि नहीं है ये भी उसकी आंखें बताती है। तो एक इनडायरेक्टली जेनेटिक कोडिंग है कि ये बेबी आपका है कि नहीं, ये ढूंढने का भी। और बहुत से बेबी के जो आंखें, कोई भी पिक्चर देखो, उस पिक्चर में भी ना वो बच्चा छोटा होता है, वो विलन आता है, उसके माता और पिता को मारता है, उसने पूरा खुद को ढका हुआ होता है, केवल आंखें खुली होती है। और जब ये बच्चा 20 इयर्स का बन जाता है तो उसको वही आंखें नजर में आती है, और उसके ध्यान में आता है यही वो आंखें थी जिसने मेरे माता पिता का खून किया। और वो केवल उन आंखों से उसको पहचानता है और फिर उसका बदला वो लेता है। तो इसमें चाहे वो हंसी मजाक में मैंने बताया, लेकिन इसमें सोचने और समझने जैसी बात बहुत है कि दृष्टिश्च रोमकूपश्च न वर्धन्ते कदाचन। हमारी दृष्टि और हमारे रोमकूप, सुश्रुत जी कहते हैं, हमारे परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, इसलिए उनको बहुत ही ध्यान से हमने डेवलप करना चाहिए। तो दृष्टिवर्धक जितना भी आहार ग्रंथ में बताया है उसका सेवन हमने करना चाहिए। दृष्टि के जो व्यायाम है वो भी व्यायाम करने चाहिए, गर्भावस्था काल में भी और उसके पश्चात भी। मतलब बालक जब प्रसूति के बाद जो बालक की परिचर्या हम कहेंगे, नवजात शिशु के संस्कार जिसको हम कहेंगे, उसमें भी इन चीजों का समावेश होना चाहिए, तब जाके वो जो डिजायर्ड इफेक्ट है, ओके, उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। सुंदर, तो नो डाउट उसी के ऊपर तो पूरी सृष्टि देखनी है हमें। ये सही बात कही सर आपने। तो आंखें ये हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों में से एक है, तो डेफिनेटली इसका सौंदर्य है। और दूसरी बात है कि आंखों से रास्ता सीधा दिल तक पहुंचता है, जैसे आपने कहा, तो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आगे का सवाल है सर, प्रसूति पश्चात अभी सुंदर बालक का जन्म हो गया, हमारे दृष्टि से, हमारे बीज शुद्धि से, आहार से, विहार से, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि डिलीवरी के बाद में दिखने वाला बालक और कुछ दिनों बाद दिखने वाला बालक, इनमें फर्क नजर आता है। सो आयुर्वेद में शिशु परिचर्या और सूतिका परिचर्या के बारे में काफी कुछ बताया गया है। आज का विषय सूतिका परिचर्या नहीं है, परंतु शिशु परिचर्या के बारे में मैं यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। ये अभ्यंग और उद्वर्तन करने का हमारे ग्रंथ में भी निर्देश किया गया है, तो उसका हमारे बच्चे के त्वचा के सौंदर्य पर क्या असर होता है, और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि काफी पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि तेल लगाने के बाद में मेरे बच्चे को रैश आ गई, ये लगाने के बाद में यहाँ पे खुजली आ रही है, पैचेस दिख रहे हैं, तो सही क्या है? बहुत ही अच्छी चीज आपने यहाँ पे पूछी है, और बहुत ही विस्तार से इसके ऊपर भाष्य हो सकता है। तो मैं शुरुआत तो हॉस्पिटल से ही करता हूँ। हमारे आदरणीय जमदग्नि सर हमें हमेशा बताते थे, कुछ आदिवासी लोगों का रेफरेंस देके, कातकरी लोगों का रेफरेंस देके, कि जो वहां की महिलाएं होती थी, उनका जो जब प्रसव होता था तो प्रसव के तुरंत पश्चात जो वहां एक प्लासेंटा वो मदर का आ जाता है, जिसको हम परा भी बोलते हैं, वो बेबी के ऊपर से वो घुमाते थे। ओके, तो वो बेबी के ऊपर घुमाने के कारण और उसमें बेबी को क्लीनिंग करने के कारण, जो हर एक प्राणी भी करता है, आप देखते होंगे, गाय भी अगर उसका बछड़ा बाहर आ गया तो उसको, उसके ऊपर जितना भी वो प्लासेंटा होता है उसको सबसे अपने टंग से वो क्लीन करती है, और ऑलमोस्ट सभी प्राणी इसी प्रकार से करते हैं। तो आदिवासी समाज में आज भी किया जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि अनवांटेड हेयर जो बेबी के ऊपर आते हैं ना, उसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहले के जमाने में किया जाता था। तो आप देखेंगे आपके नानी के, दादा दादी के, इन सब के स्किन इतना क्लीन है कि जैसे अभी अभी वैक्स करके आए हैं, और वहां पे अनवांटेड हेयर नहीं है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, इतना क्लीन है।
और जिनके भी डिलीवरीज हॉस्पिटल में हुए हैं आजकल, वहां पे ये संस्कार एक मिसिंग रहता है, वो संस्कार किया नहीं जाता। और उनको मतलब हमारे नानी को, दादी को, मम्मी को भी जो नवजात शिशु संस्कार थे, जैसे आपने अभी कहा, अभ्यंग किया जाता था, उसको क्षीर बला तेल से, चंदन बला लाक्षादी तेल से बहुत अच्छी तरीके से रगड़ा जाता था। वो जो आजी हमारे यहाँ पे थी, नानी जो थी, वो उसका जो बेबी को स्नान करने का एक अलग ही तरीका था। वो बाहर बैठ के उसके शक्ति में मतलब पैरों के ऊपर लेके वो मस्त काष्ठा वगैरह पहन के उसको इतनी अच्छी तरीके से मालिश करके स्नान करती थी कि वो देख के ही मजा आता था कि क्या बात है, ऐसा मालिश होना चाहिए। और उस मालिश के बाद वो एकदम गुनगुने पानी से उसको स्नान करती थी। उसकी टालो जो होती है, मराठी में इसको टाळू भरने अपन म्हणतो, ये जो ऊपर का पार्ट होता है, वो बेबी का जो स्कल होता है, वो हमेशा स्टार्टिंग में सॉफ्ट होता है। तो उसका उसको हार्डनेस आने के लिए वहां पे वो ऑयल कर ज्यादा डालती है, उसको अच्छी तरीके से मसाज करते हैं, वहां पे ऑयल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से वात और अस्थि का आश्रय संबंध है। और अस्थि अगर हमें अच्छा करना है तो वात का शमन होना चाहिए, वात का शमन होना चाहिए तो हमें तेल ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। तो इसलिए उसको ऑयलिंग ज्यादा से ज्यादा करते थे। सूर्य की किरण पड़ जाए उस समय बाहर बैठ के वो आंगन में उसको मालिश करती थी, स्नान करती थी, उसका भी परिणाम उसको अस्थि अच्छी प्राकृत बनने में होता था। और उसके बाद मुलायम वस्त्र में ऐसा लपेट के रखती थी कि वो 3-4 घंटे सो जाता था। तो सोने के कारण भी जितना भी अच्छा सोता है उतना निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टिकारसम बलाबलम वृषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। छोटे बच्चों की पूरी जो डेवलपमेंट है वो कितना अच्छा सोता है उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो वो ज्यादा से ज्यादा सोना चाहिए। आजकल के बच्चे ना खुद सोते हैं ना माता को सोने देते हैं, उसकी रात भी बिगाड़ देते हैं, उसका दिन भी बिगाड़ देते हैं। तो आजकल की जो सद्य प्रसूत महिला है ना, वो देखने लायक होती है कि उसका चेहरा किस प्रकार बन गया है। मतलब वो आजकल की महिला देखो, और सद्य प्रसूत महिला में एक सौंदर्य होता था कि और वो 1.5-2 मास वो ऐसी कोठी में मतलब जहां पे डार्कनेस हो ऐसे घर में वो रहती थी। तो इन सभी चीजों को बहुत छोटा छोटा इंपॉर्टेंस है। फिर भी मैं जैसे आपने संस्कार बताया तो वो फास्ट बता रहा हूँ कि पहले तो उसको प्लासेंटल का एक संस्कार होना चाहिए, दूसरा उसको अभ्यंग होना चाहिए, तीसरा उसको स्नान होना चाहिए, उसके बाद उसको यष्टि मधु घृत और हम कहेंगे हनी मध, इस सबको मिला के उसके जिह्वा अग्र के ऊपर ओम लिखना चाहिए, वो भी एक संस्कार होना चाहिए। या फिर सुवर्ण प्राशन का संस्कार, पुष्य नक्षत्र को जो हम कहते हैं वो उसका संस्कार होना चाहिए। फिर ऐसे कर करके षोडश संस्कार की बहुत बड़ी लिस्ट है, काजल लगाने से लेके वो बेबी को हर एक छोटा छोटा जो संस्कार ग्रंथ में बताया है वो संस्कार उसका होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बुद्धि के विकास के लिए, उसके शारीर के विकास के लिए। और एक मानवतावादी दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो भी उसके लिए भी ये सभी संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, डेफिनेटली शिशु परिचर्या जैसे आपने बताई, सो शॉर्ट में ही क्यों हम आपसे फिर से एक बार सुनना चाहेंगे। उसके लिए अगर आप सेपरेट भी हमारे लिए फिर से आएंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। कि शिशु परिचर्या का एक एक सब्जेक्ट एक एक व्याख्यान के जैसा है, इतना उसमें मैंने अभी आपको बताया ना, एक एक सब्जेक्ट जैसे अनवांटेड हेयर, इतना भी आप पूछेंगे ना तो अनवांटेड हेयर के ऊपर हम 2 घंटा बात कर सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है। और आजकल के सभी छोटी छोटी बच्चे देखो, इनके ऊपर इतना एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है कि महिलाएं परेशान होती है। अभी तो ये पहली में भी नहीं गई तो अभी इसका वैक्सिंग शुरू करे क्या, इसको अभी ब्यूटी पार्लर लेके जाए क्या, ये उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे। अब ये इसको इतना अति लोम क्यों आ गया, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ क्यों हो गई, तो उसने गर्भिणी काल में भी कौन कौन से एलोपैथिक दवाइयां ले ली, आयुर्वेदिक औषधियां कौन कौन सी ले ली, उसने परिचर्या कौन कौन सी पालन की, और उसके साथ नवजात शिशु की भी आपने कौन कौन सी परिचर्या पालन की। पहले के जमाने में देखो पाउडर से उसको स्नान किया जाता था, या फिर जैसे हम कहते हैं कि चने की दाल, बेसन का पाउडर, मसूर की दाल, ये भी यूज किया जाता था। हमें तो याद है हमारी जो नानी थी, हमारी आजी, तो घर में ऐसे
रिवर से लाए हुए स्टोन होते थे, ओके, वो स्टोन से रगड़ रगड़ के एक मसाज होता था और स्नान किया जाता था। अब आप कहेंगे, इसमें एक छोटा सा शास्त्रोक्त बात बता देता हूं। स्नान ये मल निर्हरण की विधि है। हमारे शरीर का मल निर्हरण हो जाए इसलिए हम स्नान कर रहे हैं। शरीयते तत् शरीरम है, त्वक सबसे बड़ा शरीर है, त्वक का क्षीरण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए त्वक के ऊपर सबसे ज्यादा मल आता है। तो त्वक ये स्किन इज द लार्जेस्ट मलायतन ऑफ आवर बॉडी। इस पूरे शरीर का मल निकाल के उसका गोला करके उससे गणपति बन गया। इतना मल माता पार्वती ने निकाला। तो आप सोच सकते हैं कि ये मलायतन कितना बहुत बड़ा है। ओके, तो इस मल को जब हम निकालते हैं, स्नान करते हैं, तो आजकल स्नान के वक्त जाहिरात कौन सी लगती है, एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती है कि हमारा साबुन, हमारा सोप इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि उसके ऊपर वो एक देखो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें एक पक्षी का पर आता है और वो प्रदेश से बाउंस होके निकल जाता है। तो इतना सॉफ्ट है, बताने का मतलब उनका कि हमारा प्रोडक्ट इतना सॉफ्ट है। यहाँ पे सॉफ्टनेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लीनिंग करना है, यहाँ पे हार्डनेस की जरूरत है। जितना ज्यादा वो, इसलिए उपटन हार्ड होता था, उद्वर्तन पाउडर हमेशा हार्ड होती है, पहले राख से नहलाया जाता था वो भी हार्ड होता है, दगड़ मतलब स्टोन से नहलाया जाता था वो भी हार्ड होता है। ये सब कर्षण करते हैं, ये सब लेखन करते हैं, और लेखन और कर्षण होने के कारण वहां पे रोम की उत्पत्ति नहीं होती है, रोम शातन होता है, लोम शातन होता है। उद्वर्तनम कफहरम मेदस प्रविलापनम स्थिरीकरण मंगानम त्वक प्रसाद कर्म परम। तो एक तो प्रसाद कर कार्य यहाँ पे होना बहुत अपेक्षित है। इसलिए बच्चों को ये सॉफ्ट सॉफ्ट गुड्डी गुड्डी बालक आप मत बनाओ, उसको थोड़ा नानी जैसा हार्ड फिट एंड स्ट्रॉन्ग बालक बनाओ, तो उसको अनवांटेड हेयर भी नहीं आएंगे, उसकी स्किन भी अच्छा हो जाएगी और उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। डेफिनेटली सर, आपने जैसे कहा, मुझे आज भी सर का लेक्चर याद है, इट इज 2 years अगो, कि 60,000 सेल्स पर डे डेथ हो जाती है स्किन हमारे, और उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर आप साबुन लगाओगे तो वो वहीं पे चिपके रहेंगे और आपकी स्किन डल दिखेगी, लेकिन अगर आप उसको रिमूव करते हो तो आपकी त्वचा का रोज नया जन्म होगा। तो स्नान को यही कहा गया है कि निद्रा के बाद, रात की निद्रा के बाद जब आप सुबह उठते हो तो वो एक आपके नए जन्म की तरह है। तो स्नान को उसी हिसाब से हमें देखना चाहिए। और हमारे बालक की त्वचा के, रोम विरहित त्वचा के लिए सर ने एक बहुत ही सही उपाय बताया है, विच इज वेरी सिंपल एंड वी कैन से लेजर करके बाल निकालने के लिए जितना खर्चा आएगा उसके 10% भी नहीं आएगा आपको। इतना ये अच्छा उपाय है घरेलू जो हम सभी कर सकते हैं, छोटे नेचुरल लेजर से। पहले के जमाने में भी जो हमारी सब महिलाएं वर्ग थे वो इसको विंटर सीजन में वो सब एक सर्कल बन के आते थे और जो शेकोटी वहां पे की जाती थी उसके ऊपर से वो हाथ घुमाते थे, पांव घुमाते थे, तो ऑटोमेटिकली वो जो हीट होती थी उसके कारण उनके बाल जो है वो झड़ जाते थे। तो वो नेचुरल लेजर पहले होता था। आजकल तो हर एक को वैक्स करना पड़ता है, लेकिन ये पहले का नेचुरल लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनका स्किन बहुत ही सुंदर दिखता था। और आज का हमारा विषय ही यही है, चाहे वो गर्भिणी त्वक रहे, चाहे वो बालक की त्वक रहे, उसके केश और त्वक का सौंदर्य कैसे मेंटेन करना है वो आयुर्वेद में आपको बहुत अच्छी तरीके से दिया है। बस हमने आयुर्वेद का पालन और अनुशासन करना चाहिए। तो अभ्यंग और उद्वर्तन के बारे में जैसे आपने सर बताया, तो और एक सवाल मुझे पूछना था, बच्चों को जो धूपन देते हैं क्या उसका सौंदर्य के साथ कुछ संबंध है? ये आप बताइए प्लीज। डेफिनेटली, केवल धूपन का ही नहीं, ग्रंथ में एक स्नान करने वक्त भी एक चूर्ण है, गंधोदक चूर्ण उसको कहते हैं, एकदम सुगंधि द्रव्य से उसका जो स्नान है वो किया जाता है। उसी प्रकार से कुछ सुगंधि और कुर्मिग्न द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों से धूपन किया जाता है, जिसको मराठी में गर्भिणी को शेक शेगड़ी लेना बोलते हैं। मतलब गर्भिणी भी शेक शेगड़ी का इस्तेमाल करती है और उसी से निकला हुआ धूपन बच्चे को भी दिया जाता है। तो ये क्या है, तो धूप हमेशा कृमिग्न है, ये जंतुग्न है। आप कर्पूर भी घर में जलाते हैं
तो भी देखो एक कृमिघ्न कार्य होता है। और छोटे बच्चे जितने होते हैं वो सब छोटे बच्चे आर मोर ससेप्टेबल टू द वायरल इन्फेक्शन, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी लो होती है और वो हमेशा बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस मतलब ही ग्रंथकर्ताओं ने जो पहले के जमाने में अन्य विष, कृमि, जीवाणु, विषाणु कहे, राक्षस पिशाच कैटेगरी, ये ग्रह, राक्षस, पिशाच, जीवाणु, विषाणु, ये सभी कैटेगरी मतलब आजकल के बैक्टीरिया और वायरसेस। तो एंटीबैक्टीरियल, अब एंटीबैक्टीरियल एसी हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल जिन पैंट आ सकती है मार्केट में, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल आजकल वॉल का पेंट आ सकता है। तो आप सुनो, ग्रंथ में तो ये पहले बताया है एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, कृमिघ्न द्रव्यों से, जैसे नाड़ी हिंगू है, जैसे कर्पूर है, ओके, धूप है, राय है, गुग्गुल है, इन सब चीजों को कोयले के ऊपर डाल के उसका जो एक नेचुरल धूम बनेगा, इस धूम से अगर आप धूपन करेंगे तो कृमिघ्न कार्य होता है, जंतुघ्न कार्य होता है, रक्षोघ्न कार्य होता है। और इन सभी के कारण बेबी आपका एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एक सुरक्षा कवच उसके तैयार होता है और वो डिसीजेस को बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सकता है। और उसी समय जो रजस वाला, मतलब वो जो माता होती है, सद्य प्रसूत माता होती है, उसको भी बहुत ब्लीडिंग जाता है, इसलिए वो भी बहुत बैक्टीरिया और वायरसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको पोस्ट डिलीवरी कुछ बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो उनको भी अवॉइड करने के लिए उसने भी ये शेक शेगड़ी करना बहुत जरूरी है। तो डाउट धूपन इज वेरी इंपॉर्टेंट विच हैज टू बी डन। बस उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि धूपन द्रव्य ज्यादा होना चाहिए और कोयला कम होना चाहिए। कोयला का ही आप धूप इतना करेंगे तो बेबी के फेफड़ों में जाके 10 सिगरेट स्मोकिंग के बराबर हो जाएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इतना नजदीक भी नहीं देना चाहिए कि उसको पिंपल्स आ जाए, रैशेस आ जाए, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो आजकल तो नानी रही नहीं, कोई सिखाता नहीं, तो कम से कम वैद्य के पास जाके वो चीजें तो सीखनी चाहिए, लेकिन धूपन जरूर करना चाहिए। उसका रक्षा विधान, उसका कृमि के ऊपर का कार्य और रक्षोघ्न कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बेबी को और माता को दोनों को भी बहुत फायदा होता है। थैंक यू सर। एक्चुअली जैसे कि आपने कहा कि ज्यादा नजदीक नहीं लेना चाहिए, कोयला कम और चूर्ण ज्यादा होना चाहिए। तो कई बार पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैडम हम तो पीडियाट्रिशियन के पास गए थे और उन्होंने तो नहीं बोल दिया, इसलिए हमने बंद कर दिया। तो जब मैंने पूछा कि आपने ये ऐसे क्यों कहा आपके पीडियाट्रिशियन ने, नहीं हमारे बच्चे को तो रैश आ गई थी और सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया था, सो हमने ये बंद कर दिया। तो आगे जाके उनको पूछा कि डैंड्रफ कैसे हुआ, आप मुझे बताइए कि आप कैसे करते थे। तो रोज मैं तेल से उसको मालिश करती थी और उसके बाद में साबुन लगाती थी। अभी देखो, अगर आप तेल के ऊपर साबुन लगाएंगे तो उसका इमल्शन बनेगा और चिपचिपा लेयर तैयार होगा स्किन पे, तो आपको डैंड्रफ क्या कोई और भी बीमारी आ सकती है। तो पेडियाट्रिशियन और आयुर्वेद या मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद में यहाँ पे नोट करना चाहूंगी, ये दुश्मन नहीं है, ये एक ही मानव शरीर के लिए काम कर रहे हैं। वो नहीं क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप सही तरीके से करते नहीं हो। तो मैं कहूंगी आप आयुर्वेदीय सही तरीके से, जैसे सर ने भी कहा कि अगर आपकी ट्रेडिशनल दादी नानी आपके घर में है तो वो जो कहता है वो जरूर सुनो, क्योंकि हर गांव का, हर सिटी का आयुर्वेद होता है, तो उसे आप ये करो, फॉलो करो, नहीं तो फिर आपके नजदीक जो भी वैद्य है उनके से आप सीखो। सर कुछ बोलना चाहते हैं? यस यस, उसके हर गांव का आप बोले उससे ध्यान में आ गया। गुजरात के मेरे कुछ पेशेंट है, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि सर हमारे यहाँ प्रेगनेंसी रहने के बाद 6 महीना 9 महीना सिर से स्नान करने की प्रथा ही नहीं है, तो स्नान करने देते नहीं है, तो हम क्या करें। तो इन चीजों को भी हमने, मतलब कोई भी ओल्ड इज गोल्ड, ये हमेशा सच भी नहीं होता और लेटेस्ट इज बेस्ट ये भी सच नहीं होता। तो हमें दोनों चीजों को साइंटिफिकली शास्त्र में क्या दिया है वो देखना चाहिए। तो कभी कभी ट्रेडिशंस, जैसा भी और 20 साल बाद अगर कोई इंडिया में आके देखेगा तो उसको लगेगा कि मतलब किसी को चेहरा नहीं दिखाना है इसलिए मास्क पहनना है,
उसको पता ही नहीं कि कोविड के कारण शुरू हो गया है ना। तो वो पता नहीं चलेगा। वो जैसे शादी में घूंघट उठाने की रस्म होती है, वैसे मास्क निकालने की रस्म बाद में ऐड हो जाएगी, तो उसको पता ही नहीं है कि ये रस्म आ गई क्यों, है ना। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है। वैसे क्या पता हो गया गुजरात में क्या हुआ होगा, लेकिन ये स्नान ना करने की रस्म क्यों आ गई, ये ढूंढनी चाहिए और उनको सही तरीके से बताना चाहिए कि नहीं, स्नान करना क्या जरूरी है, कितने दिन बाद करना जरूरी है, वो बताना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि पेडियाट्रिशियन वर्सेस वैद्य, ऐसा कोई यहाँ पे युद्ध नहीं है। वो भी आपके बच्चे के अच्छे के लिए ही बता रहे हैं। ट्रेडिशनल वैद्य भी आपके बच्चे के लिए ही अच्छे जो चीजें हैं उनको बता रहा है। बस दोनों का बताने का तरीका अलग है। काजल भी लगाना हो, अगर आपको काजल की विधि पता नहीं है और आजकल की महिला इतने बड़े बड़े नाखून रखती है, ब्यूटी एस्पेक्ट, और वो इतने बड़े नाखून से काजल लगाएगी तो उसका नाखून का जो रेशा उसके आंखों के ऊपर बेबी क्या आ जाएगा, तो उसको परमानेंट डैमेज हो जाएगा आंखों का। तो ऐसी महिलाओं को देख के पेनिट्रेशन बोलते हैं कि आप एक कृपा करो काजल मत लगाओ, क्योंकि उनका भी सही है, इतने बड़े नाखून से वो माता उसको काजल लगाएगी तो वो परमानेंट आई डैमेज हो जाएगा बेबी का। तो क्यों बताया है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नाखून निकाल के ग्रंथोक्त विधि से ताम्र के पात्र में बनाया हुआ शुद्ध गाय के देशी घी का या एरंडेल तेल का जो काजल है वो आप लगा सकते हैं, अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, उससे दृष्टि बढ़ने वाली है। तो चाहे काजल लगाना हो, चाहे अभ्यंग करना हो, चाहे स्नान ना करना, स्नान करना, ये जो सभी ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको सोच समझ के क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, इसके पीछे का अगर आप लॉजिक समझ के लेंगे तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई भी शंका नहीं आएगी इसमें। सर एक सवाल काजल से रिलेटेड है कि जैसे आपने कहा कि काजल कैसे बनाना चाहिए, आपने तो रेसिपी भी बता दी कि ताम्र के इस पर एरंडेल तेल का ये करके आपको काजल बनाना चाहिए। तो काजल लगाने का सही तरीका क्या है, ये अगर आप हमारे सभी दर्शकों को बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ग्रंथ में बताया है कि सौव्यरम अंजनम नित्यम, ये जो सौव्यर अंजन है वो नित्य आपको लगाना है। और छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे हमारी नानी छोटे बच्चों को काजल लगाती थी, तो ये जो उंगली होती है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ओके, तो शादी करते वक्त जिसमें हम अंगूठी डालते हैं उस रिंग फिंगर से काजल लगाएंगे, टीका लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो रिंग फिंगर बहुत ही सॉफ्ट होती है। सेकंडली उसको आपने नाखून वगैरह निकालने चाहिए, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, ये जो मैंने ग्रंथोक्त विधि बताया उससे बनाया हुआ काजल ले लो, या मार्केट में जो रेडी परचेस्ड अच्छा कंपनी का मिलता है, या तो आप वो चॉइस करो, लेकिन काजल अच्छा होना चाहिए, वो आपको यूज करना है। दोनों बेबी को दोनों आंखों में उसके काजल लगाते समय जैसे नासा के मूल से लेके हमारे कर्णपाली की तरफ, इस प्रकार से इस विधि से आपको काजल लगाना है। वो लगाते समय आपको पक्ष्म जो होते हैं, मतलब जिसको आप आईलिड बोलते हैं, उन आईलिड्स को अच्छी तरीके से पकड़ के उसको एक्सटर्नल एंडिंग की तरफ से काजल लगाना है, ओके। और हल्के से प्रेशर देके वो काजल लगाना है, और उसका जो भी मार्ग क्रमण है वो नासिका की तरफ से शुरू होके कर्ण की तरफ जाने वाला चाहिए। ये स्नान करने के बाद मॉर्निंग में आपने लगाना चाहिए, और उसी काजल के 2 टीके एक पाँव में, एक हाथ में और एक कर्ण के पीछे भी लगाने चाहिए। और अगर किसी को लगाने हैं तो वो यहाँ पर भी लगाते हैं, तो ऐसे भी जो टीके हैं वो भी लगाने चाहिए, क्योंकि उससे जो कहते हैं कि बुरी बचने के लिए इसका फायदा होता है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा लॉजिक है। जैसे मॉडर्न में लॉजिक दिया जाता है कि कोई सफेद कपड़ा आप 10x10 का देखेंगे और उसके ऊपर 2 ब्लैक डॉट्स देखेंगे, और किसी को भी पूछेंगे कि इसमें आपको क्या दिखता है, तो उसको केवल पहले बुराई दिखेगी, वो 2 ब्लैक डॉट दिखेंगे, वो अच्छा सफेद कपड़ा नहीं दिखेगा। उसी प्रकार हमारा जो गौर वर्ण का ये इतना अच्छा बेबी है, उसकी जो क्वालिटीज है उसकी तरफ से ध्यान हटाना, और ये 2 ब्लैक डॉट जो आपने लगाए है उसकी तरफ ध्यान को आकर्षित करना, इसलिए ये काजल का जो विधान है वो ग्रंथ में आया है। इसलिए हम बिंदी भी लगाते हैं, महिलाएं जो बिंदी लगाते हैं वो क्या है,
उसको देख के ही आप कितनी भी सौंदर्यवती क्यों ना हो, जैसे ही पर पुरुष की नजर आपके चेहरे के ऊपर पड़ती है तो उसके मन में कुछ भाव जागृत होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आपकी बिंदी के ऊपर जाएगी और रेड अलर्ट जो देखेगा, वो गाड़ी जैसे आप चलाते हैं और आगे सिग्नल लगे, आप रेड सिग्नल है रोको, तो उसको आइडेंटिफाई हो गया कि अरे रेड सिग्नल है, यहाँ पे रुकना चाहिए, और वो उसको उस भाव से देखेगा कि ये अभी परस्त्री है, तो परस्त्री को माता समान देखेगा, भगिनी समान देखेगा, तो उसकी दृष्टि चेंज हो गई, है ना। सो दीज आर द थिंग्स इन आवर ट्रेडिशन टू चेंज द दृष्टि ऑफ द नेक्स्ट पर्सन, क्योंकि उसकी दृष्टि आपके हाथ में नहीं है ना, वो किस दृष्टि से देखेगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, और इस कन्वर्जन के लिए आपने काजल जैसी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एलैबोरेटिव आंसर। सच में काजल लगाना, जैसे आपने कहा कि नासिका से बाहर की तरफ हमें काजल लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो काफी महिलाएं मैं देखती हूँ कि वो डर लगता है ना यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो ऐसे आंखों को पकड़ के बाहर से अंदर मतलब वो लगाना नहीं, वो उंगली को घुसाना लगता है मुझे, ऐसे कर। तो सबको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो पंक्टम होते हैं, जहाँ से अश्रु निकलते हैं, अगर वो ब्लॉक हो गए काजल के साथ में, तो वो डेफिनेटली आपके बाकी के प्रॉब्लम्स भी बेबी को क्रिएट कर सकता है। इसलिए सर ने जो विधि बताया है उसे कृपया फॉलो करें, और उसी प्रकार से हमारे काजल बनाने की भी कोशिश करें, या फिर अच्छे ब्रांड का, अच्छे क्वालिटी का विश्वासार्ह काजल आप खरीदें। त्वचा के सौंदर्य से लेकर आंखों के सौंदर्य तक आ गए हैं। सर मेरा लास्ट सवाल है आपको कि जैसे हमने कहा बाह्य सौंदर्य जो देखने के बाद में किसी को दिखता है, हमारे फीचर्स है, केश है, त्वचा है, इनके साथ साथ ही हमारा मन का और आध्यात्मिक सौंदर्य के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? और भावी माता पिता के, सिर्फ माता पिता के नहीं, कौटुंबिक जो वातावरण है उसका भी, उनके भावनिकता का, मानसिकता का आने वाले गर्भ की आंतरिक सौंदर्य पर कैसे प्रभाव होगा, और घर में कैसा वातावरण होना चाहिए? बहुत ही अच्छा लास्ट सवाल आपने पूछा है कि जैसे मातृज भाव होते हैं, जैसे पितृज भाव होते हैं, उसी प्रकार से आयुर्वेद में आत्मज भाव भी होते हैं, और उन सब का परिणाम जो है वो हमेशा बेबी के ऊपर देखने को मिलता है। तो जैसे हम अभिमन्यु की कथा सुनते हैं, माता द्रौपदी की कथा सुनते हैं, बाकी बहुत अलग अलग कथाएं हमारे ग्रंथ में है, पुराने में है, आप सब लोगों को पता है, तो मैं वो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उसका जो जिस्ट है वो आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि आप जो सोचेंगे वो सोच भी आपके बेबी में जाने वाली है। इसलिए आप हमेशा जो अभी के लेटेस्ट जिसको वॉर्म टॉकिंग कहा जाता है वो आपने करना चाहिए, बेबी के साथ बातें करना आपने गर्भावस्था से ही सीखना चाहिए। आपको जिस प्रकार का बेबी चाहिए उस प्रकार का चिंतन, मनन, वाचन वो आपने करना चाहिए, उस प्रकार के फोटोग्राफ्स आपके रूम में होने चाहिए, उस प्रकार के देव देवताएं, जो पुरुष जिस प्रकार का आपको आपका पुत्र चाहिए उस प्रकार के प्रतिमाएं आपने आपके घर में बना के रखनी चाहिए, उस प्रकार के मंदिरों को, श्रद्धा स्थानों को आपने जाना चाहिए, आपने व्रतस्थ होना चाहिए कि मुझे इस प्रकार का बेबी चाहिए तो मैं उसके लिए ये व्रत कर रही हूँ, तो ऐसे व्रतस्थ होना चाहिए। कोई भी हर एक को लगता है कि शिवाजी महाराज का जन्म हो हमारे घर में, लेकिन किसी को जिजा माता बनना नहीं होता है, तो वो जिजाऊ भी हमें बनना चाहिए। अगर अच्छा बेबी आपको निर्माण करना है तो उसके लिए वो माता ने जो कष्ट लिया है वो कष्ट लेने की भी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही दिव्य बालक बनने के लिए उस घर में 7-7 पीढ़ी का आध्यात्मिक अनुष्ठान होने की बहुत जरूरी होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेबी ऐसे ही किसी घर में पैदा नहीं होता, पुत्र होवा ऐसा जिस तीनी लोकी झंडा ऐसा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का अगर पुत्र आपको चाहिए कि जिसका नाम लौकिक तीनों लोक में हो जाए, तो उस प्रकार का मातृत्व भी हम में आना चाहिए, उस प्रकार का पितृत्व भी हमें आना चाहिए। इसलिए आत्मज भावों के ऊपर भी हमने कार्य करना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब आप मनतः स्वस्थ रहेंगे, आत्मिक भावतः स्वस्थ रहेंगे, आप अनुष्ठान कर रहे हैं,
आप अनुसंधान कर रहे हैं, आप चिंतन मनन कर रहे हैं, आप ध्यान धारणा कर रहे हैं, आप जो भी आपकी इष्ट देवता है उसका पूजन कर रहे हैं, आप हमेशा ये पुरुषार्थ वाले पराक्रम किए हुए महाकर्मियों की प्रतिमाओं को देख रहे हैं, उनको पूजन कर रहे हैं, उसके गुण आपके बच्चे में आ जाए, उस प्रकार का केवल स्मरण ही नहीं, कृति से भी आप उस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उस बेबी को दिखा रहे हैं, तो एक कॉम्पैक्ट पिक्चर होता है इन सभी चीजों का। इन सभी चीजों का आप अगर ख्याल रखेंगे तो आप इच्छित संतान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इच्छित संतान प्राप्ति, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेश्वर मावली, जिनको आप हम सब लोग पूजन करते हैं, उन्होंने एंडिंग में, उनके पसायदान का जो एंडिंग है उसमें क्या लिखा है, जो जे वांछिल तोते लाहो। तो आज का समारोह भी हम इसी से करेंगे कि जिसकी जो इच्छा है उसको वो मिलेगा। तो आपकी क्या इच्छा है कि आपका पुत्र कैसा होना चाहिए, आपकी पुत्री कैसे होनी चाहिए, आपका अपत्य कैसे होना चाहिए, आपका जैसी इच्छा है वैसा बेबी आपको मिलने वाला है। बस उस प्रकार का कष्ट आपको करना है। ये जो सृष्टि है, ये जो नेचर है, ये जो भगवान है, वो किसी को नाराज नहीं करता है। आपको आपत्ति चाहिए तो वो भी मिलने वाला है, इस प्रकार का चाहिए तो उस प्रकार का मिलने चाहिए। बस उसके लिए जो कष्ट है वो आपको लेना है। जैसे लॉ ऑफ सीक्रेट होता है, ये सभी चीजें आपने देखी, उसी प्रकार से सभी जो परम पुरुष है, सभी जो ज्ञानी है, जब सभी जो संत है, वो एक ही वाक्य बोलते हैं, इसलिए उसको ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या कहा जाता है। उनका लास्ट वर्ड सेम होता है, और वो ज्ञानेश्वर मावली का लास्ट वर्ड है, जो से वांछिल तोते लाओ। मतलब आपकी जो इच्छा है उस प्रकार की संतति आपको मिलने वाली है, आपकी जो इच्छा है उस प्रकार का बालक आपके घर में आने वाला है। तो बस उस प्रकार का स्मरण करो, उस प्रकार के कार्य करो। जो भी अज्ञान है आपका, वो अज्ञान को दूर करो। ज्ञान लेने के लिए जो भी आपके नजदीक के वैद्य है उनके पास जाओ, नाना नानी है उनके पास जाओ, आध्यात्मिक लोग हैं उनके पास से आप ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो और आपके इच्छित संतति की प्राप्ति करो। बस इतना ही मैं कहूंगा और आज के दिन यहाँ पे रुकूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने सिर्फ त्वचा और केश के नहीं, मन और आत्मा के सौंदर्य के बारे में ही बताया है। जैसे कि आप सबने एक मूवी में एक बहुत फेमस डायलॉग है, जब कोई चीज पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात में उसे मिलाने में जुट जाती है। दैट इज वेरी ट्रू। अगर आप स्थिर सत्सद विवेक बुद्धि से अच्छी बातों के लिए आप कोई भी अनुष्ठान करते हो तो डेफिनेटली पूरी सृष्टि आपके मदद के लिए आएगी। आप जैसे वैद्य हमारे मार्गदर्शन के लिए आए, सिर्फ आहार विहार औषधियों के साथ में काफी सारी चीजें और रेडीमेड फॉर्मूले बताए हैं सौंदर्य के लिए, सिर्फ गर्भ के नहीं, माता के सौंदर्य के लिए भी बताया। और सिर्फ माता पिता नहीं, पूरे कुटुंब में कैसे वातावरण होना चाहिए इसके बारे में भी बताया। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि वैद्य हरीश पाटणकर सर ने जो भी चीजें बताई है कृपया उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि सिर्फ हमारा बच्चा तेजस्वी ना हो तो पूरी दुनिया तेजस्वी हो। तभी जाके हम कहेंगे कि हमने व्यापक दृष्टिकोण रखा, हमने उदार मन रखा और हमने वैश्विक विचार किया जो हमारा सही सौंदर्य है। धन्यवाद सर। मनस्विनी फाउंडेशन आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार की पूरी टीम आपको फिर से एक बार धन्यवाद करती है और सभी भावी माता पिताओं को शुभेच्छा व्यक्त करती है।